नमस्कार दोस्तों, ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। आज एक बार फिर से मैं तेलंगाना की बात करूंगा। वो इसलिए है कि चुनाव तो यहाँ होने ही वाले हैं, लेकिन जमीनी सिचुएशन बहुत ही तेजी से बदलती जा रही है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इसमें एक स्टेटस अपडेट दे दें कि यहाँ पर क्या चल रहा है। दक्षिण भारत एक चीज के लिए जाना जाता है, अब चाहे उसको आप फेमस बोल लीजिए या इनफेमस। जब भी इलेक्शन आते हैं, यहाँ के इलेक्शंस बहुत ही लाउड, बहुत ही बड़े, बहुत ही चमकदार तरीके से होते हैं। कैंडिडेट्स जमकर उस पर पैसा खर्च करते हैं। यहाँ पर आपको याद होगा 20 फीट या 30 फीट के कटआउट्स अपने नेताओं के होना बहुत ही आम बात थी। और ये नहीं है कि ये बहुत ही सुरक्षित तरीका है। तमिलनाडु में एक बार ऐसा कटआउट गिरा था जिसमें एक लड़की की मृत्यु भी हो गई थी। और फिर पूरे शहर को उस रंग में पेंट कर दिया जाता है जो भी पार्टी पावर में होती है। जब तेलुगु देशम थी तो हैदराबाद पीला कर दिया जाता था, और अब जब बीआरएस है तो पूरे शहर को पिंक कलर से रंग दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा कम हो रही है। कुछ तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ रेस्ट्रिक्शंस हुए हैं, और कुछ खुद भी पॉलिटिकल पार्टीज इस बेकार के खर्चे को कम करने में लगी हुई हैं। लेकिन कुछ भी हो, हमारे राजनीतिक दल और कैंडिडेट्स कुछ ना कुछ इनोवेशन ढूंढ ही लेते हैं। मैं कल ही कहीं पढ़ रहा था कि मध्य प्रदेश या राजस्थान में कोई सज्जन अपना नामांकन पत्र एक गधे पर बैठकर करने गए थे। अब गधा क्या सोचता होगा ये तो गधा ही जाने। लेकिन इधर तेलंगाना में कांग्रेस ने भी एक इनोवेशन किया है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कांग्रेस द्वारा जारी किया गया एक शादी का इनविटेशन है। ये तेलुगु भाषा में है, मैं आपको इसको ट्रांसलेट कर बता रहा हूं। ये शादी है बीआरएस और बीजेपी के बीच में। तारीख है 30 नवंबर और वेन्यू है केसीआर का फार्म हाउस जो हैदराबाद के आउटस्कर्ट में है। अब कांग्रेस ने ये शादी का कार्ड ट्विटर पर डाला है, और अब ये इसको प्रिंट करा के 119 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग हर घर में जाकर दे रहे हैं। अब शायद जब वो ये निमंत्रण देंगे तो उसके साथ एक मिठाई का डिब्बा भी शायद आए, ऐसा मैं तो इसका इंतजार कर रहा हूं। और इस इनविटेशन का, इस निमंत्रण का मतलब बिल्कुल क्लियर है। वो जनता को ये बताना चाहते हैं कि बीआरएस और बीजेपी दोनों एक ही हैं। इलेक्शन के बाद दोनों एक हो जाएंगे, और इससे ज्यादा बढ़िया तरीका हो नहीं सकता था जनता तक ये मैसेज पहुंचाने का। अब उधर बीआरएस की भी तैयारियां पूरी हैं। ये जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, ये बीआरएस की तैयारी हो रही है। ये गाड़ियों की, ये डीसीएम टोयोटा या स्वराज माजदा तरह की मिनी वैन्स के ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इसके ऊपर चढ़कर कोई भी नेता भाषण दे सकता है। इसमें लाउड स्पीकर है, डीजे का भी प्रबंध है, और गाने तो बजते ही जाएंगे। तो जब भी हमारे देश में इलेक्शन है तो मनोरंजन की कोई कमी नहीं होती है। 27 अक्टूबर 2030 को अमित शाह यहाँ पर हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी के एनुअल पासिंग आउट परेड में चीफ गेस्ट बनकर आए थे। इस मौके पर उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि अगर बीजेपी तेलंगाना में जीत जाती है तो अगला चीफ मिनिस्टर ओबीसी से बनाया जाएगा। अब ये तो अमित शाह बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगली सरकार तेलंगाना में बीजेपी तो बना ही नहीं सकती है। बीजेपी तो एक तरह से रेस से अलग भी हो चुकी है। तो अमित शाह का ये वक्तव्य तेलंगाना असेंबली के इलेक्शन के लिए तो कम है, ये 2024 को ध्यान में रख के दिया गया है। ये केवल इसलिए कि ये बीजेपी दिखाना चाहती है कि वो ओबीसी के साथ खड़ी हुई है। लेकिन जब हम ओबीसी की बात करते हैं बीजेपी के संदर्भ में, तो ये प्रश्न पूछना जरूरी है कि उनके संगठन में कितने ओबीसी ऊंची पोजीशंस पर हैं।
और मोदी जी को भी तब याद आया कि वो ओबीसी से आते हैं जब राहुल गांधी ने इस बात को उठाना शुरू किया। अगर आप तेलंगाना की कास्ट वाइज पॉपुलेशन देखें तो यहाँ पर ओबीसी यानी कि बैकवर्ड क्लासेस लगभग 52% हैं, 52%। दलित शेड्यूल कास्ट जो हैं वो 17% और शेड्यूल ट्राइब 11%। कुल मिलाकर SC ST की 28% पॉपुलेशन है। मुस्लिम्स 12.7% और जनरल अदर कास्ट जो अपर कास्ट हैं वो 23% और अन्य सभी जातियां मिलाकर 7.3। इस प्रकार से यहाँ की पॉपुलेशन का गठन है। ये ओबीसी के जो आंकड़े मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ये कोई वेरीफाइड आंकड़े नहीं है, ये किसी सरकारी सूत्र से नहीं दिए गए हैं, ये मैंने नेट से ले रखे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी ओबीसी का सेंसस अभी तक नहीं हुआ है। और तेलंगाना में एकदम से बीजेपी का प्यार जो ओबीसी के लिए उमड़ रहा है उसका कारण बहुत सीधा साधा है। आप जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये पहले भी मैं अपने कई कार्यक्रम में ये दिखा चुका हूं। इसमें बीजेपी का कम्युनिटी वाइज वोटिंग ये यहाँ पर मैंने दिखाई है। 2019 का लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें 41% अपर कास्ट ने वोट किया, लाल कलर में अपर कास्ट है। 25% ओबीसी ने वोट किया है पीले रंग में और 33% रेड्डीज ने वोट किया है। अब बीजेपी अपनी ये स्थिति खोना नहीं चाहती है 2024 में, यानी कि उसको 4 MP मिले थे 17 में से, वो 4 के 4 अब की वैसे ही बना के रखना चाहती है। बीजेपी के लिए ये एक अपहिल सा टास्क है ये 4 सीट्स को बनाए रखना। कारण उसका बहुत ही सीधा साधा है। जिन रेड्डीज ने वोट किया था बीजेपी को 2019 में, वो कम्युनिटी अब धीरे धीरे अपनी ट्रेडिशनल सपोर्ट जो कांग्रेस को वो लोग देते थे वहां पर वापस आ रही है। अभी फिलहाल में एक बहुत बड़े नेता कोमटी राजगोपाल रेड्डी वो वापस कांग्रेस में आ गए। पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए, मुनुगोड़ा से चुनाव लड़ा, हार गए बीजेपी के टिकट पर और अब वो वापस कांग्रेस में आ गए हैं और अपने साथ कम से कम 1 दर्जन अन्य नेता भी उनके साथ वापस कांग्रेस से जुड़ गए हैं। कांग्रेस की तो एक हवा सी तेलंगाना में चली रही है। उधर अपर कास्ट का जो वोट है वो 40% से ज्यादा बीजेपी को नहीं जाएगा। तो अगर ये वोट भी हट गया तो जाहिर सी बात है कि उनको ओबीसी पर कंसंट्रेट करना है और इसीलिए अमित शाह जी को एकदम से ओबीसी की अब याद आने लगी है। बीजेपी के पास ओबीसी को सपोर्ट करने के अलावा तेलंगाना में और कोई चारा भी नहीं है। उनका जो पॉलिटिक्स ऑफ हेट है या डिवीजिव पॉलिटिक्स है वो उसकी दाल तेलंगाना में गल नहीं सकती है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। 2011 के सेंसस के हिसाब से तेलंगाना की जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़ निर्धारित की गई थी। इसमें से लगभग 61% लोग गांव में रहते हैं, यानी कि 2 करोड़ 15 लाख लोग गांव में रहते हैं और शहरों में लगभग 39% यानी कि 39% वो है 1 करोड़ 36 लाख। तो अगर आपको अपना 80-20 वाला फॉर्मूला चलाना है तो उसके लिए मुस्लिम पॉपुलेशन 20% या उससे ज्यादा होना जरूरी है, तभी आप पोलराइज कर पाएंगे। तो गांव में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम पॉपुलेशन तेलंगाना में केवल 5.25% है, 5.25%, और शहरों में लगभग 24.5% है। तो गांव में पोलराइजेशन तेलंगाना में टोटली रूल्ड आउट है और जो शहर बचते हैं उसमें से ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन हैदराबाद में है और हैदराबाद में जो ओल्ड सिटी है वहां से ऑल इंडिया MIM ये हमेशा से जीतती आई है, उनको 7-8 सीट्स वहां से मिल जाती हैं। वहां पे बीजेपी की एंट्री नामुमकिन है। तो ले देकर 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ही बचती हैं जहां पर बीजेपी अपना ये खेल कर पाती है। तो 4 से ज्यादा सीट्स MP इलेक्शन में बीजेपी जीत ही नहीं सकती है। और अगर जैसा मैंने कहा
कि अपर कास्ट और रेड्डीज भी अगर निकल गए तो आने वाले इलेक्शन में हो सकता है बीजेपी को एक भी सीट ना मिले। अमित शाह जी का बयान एक तरह से टोटल गैस या हवा में है। ये इस बात से भी पता चलता है कि अगर आप बीजेपी की लीडरशिप तेलंगाना में देखें तो केवल 3 ही नाम है। पहला है संजय कुमार बंडी, दूसरा जी किशन रेड्डी और तीसरा है के लक्ष्मण। संजय कुमार बंडी बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं मई 2020 से लेकर जुलाई 2023 तक। इनको ये क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने पार्टी को एक तरह से नदन तेलंगाना में खड़ा किया, जिसकी वजह से 2019 में अच्छा प्रदर्शन हुआ था। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है, एक तो भाषा का प्रॉब्लम है, इनको ना अंग्रेजी आती है ना हिंदी आती है, और तेलुगु भी इनकी काफी रस्टिक टाइप की है और रफ है, जिससे इनके साथी लोग इनसे काफी नाराज रहते हैं और कैडर भी इनसे ज्यादा खुश नहीं था। यही एक वजह थी कि इनको बीजेपी का प्रेसिडेंट हटा दिया गया और फिर जी किशन रेड्डी को जुलाई में बनाया गया। किशन रेड्डी जाना माना नाम है, ये मिनिस्टर हैं टूरिज्म, कल्चर और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, लेकिन मणिपुर की घटना में ये कहीं भी वहां नजर नहीं आए। वो उन दिनों हैदराबाद में बैठे हुए थे। और के लक्ष्मण ये बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, तो ये कहीं भी स्टेट लेवल पर इनको आज तक देखा नहीं गया है। ये स्टेट पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। और उधर के चंद्रशेखर राव की लड़की के कविता, जिनके पीछे ईडी लगी हुई थी, वो एकदम से सडनली ठंडा पड़ गया है। उनको जो दिल्ली बुलाया जाना था वो भी अब नहीं हुआ है। तो संकेत बिल्कुल साफ है, बीजेपी और बीआरएस एक होकर इलेक्शन लड़ रही है। बीजेपी को तेलंगाना असेंबली इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो एक तरह से विड्रॉ कर गए हैं। उनका मकसद अब 2024 में यहां से 4-5 सीट जीतने का है। और इसी बात का संकेत यहाँ के ओपिनियन पोल्स से भी दिख रहा है। ये हाल ही में किए गए ओपिनियन पोल्स की यहाँ मैं समरी दिखा रहा हूँ। इसमें ज्यादातर ओपिनियन पोल्स ने ये दिखाया है कि कांग्रेस को 60 से ज्यादा सीट्स मिलेंगी और बीआरएस को 45 से 50 के बीच में सीट्स दिखाई गई हैं। इसमें लोकपोल, एबीपी सी वोटर और इंडिया टुडे सी वोटर जैसे ओपिनियन पोल वालों के भी मैंने रिजल्ट्स दिखाए थे। यहाँ मैंने एक ट्रैकर बनाया हुआ है जिसमें हर ओपिनियन पोल 1 महीने या 2 महीने बाद मैं यहाँ पर टेबल में डाल देता हूँ। ये जून 2023 से ये शुरू हुआ था। फिर एक ओपिनियन पोल सितंबर में आया, वो यहाँ डाला था, और फिर ये अक्टूबर में। तो चलिए इसको एक ग्राफ के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ। इस ग्राफ में मैंने ये दिखाया है कि किस इलेक्शन में किस पार्टी को कितनी असेंबली सीट्स मिली थी। यहाँ पर बीजेपी का फॉर एग्जांपल 2018 में 1 सीट मिली थी, कांग्रेस को 19 और बीआरएस, उस समय टीआरएस थी, उसको 88। आज की तारीख में बीजेपी के पास 3 सीट्स हैं, कांग्रेस के पास 5 और बीआरएस के पास 101 सीट्स हैं। ये अन्य सभी पार्टियों को मैं हटा देता हूं जिससे ये फिगर थोड़ा क्लियर हो जाए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बीजेपी जून में इस माना गया था कि उसको 21 सीट्स आएंगी और बीआरएस को 83 और कांग्रेस कोई खास तब तक बढ़ी नहीं थी, 7 सीट्स दिखाई गई थी। सितंबर आते आते बीआरएस एकदम से नीचे आई, उसका ओपिनियन पोल के हिसाब से 48 सीट्स, कांग्रेस धीरे धीरे बढ़ती गई, 34 सीट्स दिखाई गई और बीजेपी को 28 सीट्स दिखाई गई 1 महीने पहले तक। लेकिन सडनली बीजेपी जब रेस से बाहर हो गई तो इस ओपिनियन पोल जो अक्टूबर में आए हैं इसमें लगभग 8 सीट्स लोग दिखा रहे हैं। कांग्रेस तेजी से ग्राउंड गेन करती जा रही है, लगभग 54 सीट्स, और बीआरएस 49 सीट्स पर आ चुकी है। तो ओपिनियन पोल्स भी इसी बात को दोहरा रहे हैं कि बीजेपी रेस से निकल चुकी है और बीजेपी और बीआरएस साथ ही जाएंगे।
ये याद रखिए, ये ओपिनियन पोल्स हैं, इनमें अपने में एक एरर होती है, आप माने या ना माने ये आपके ऊपर है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।